भगवान परशुराम जी परशुराम भगवान की भगवान परशुराम के चरणों में सादर वंदन। मंच को नमन। परम सौभाग्य का दिन है कि आज गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति रतनगढ़ अपने तीसरे भवन का लोकार्पण करने जा रही है। इस शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के संत सानिध्य संत श्री निवृत्तिनाथ जी कृष्णानंद जी महाराज के चरणों में मेरा सागर नमन वंदन प्रणाम। परम आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान विजय कुमार जी हरिद्वार साहब, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का भी आज के कार्यक्रम में
हार्दिक अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में सबके चहेते लोकप्रिय मुख्य अतिथि श्रीमान अभिनेश जी महर्षि, विधायक रतनगढ़, आपका भी आज के लोकार्पण कार्यक्रम में हार्दिक सम्मान अभिनंदन। इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करने वाले विशिष्ट अतिथि श्रीमान रमेश चंद्र जी इंदौरिया, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व भामाशाह समाज सेवी, इस भूमि के दानदाता श्रीमान सुधीर जी चौमाल साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वर्तमान जो हम सपना देख रहे हैं, इस सपने के बीज को रोपने वाले हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष शिक्षाविद श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हारित साहब का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस लोकार्पण कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष, मंत्री, संपूर्ण कार्यकारिणी, महिला मंडल अध्यक्ष, गौर ब्राह्मण ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, संपूर्ण कार्यकारिणी और जिस छांव में आज हम बैठे हैं उसको मूर्त रूप देने में हमारे समाज के सभी गणमान्य भामाशाहों, मेरे अग्रजनों, मेरे साथियों, युवाओं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में गौर ब्राह्मण सेवा समिति के समस्त जो संगठन है उनकी ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को प्रणाम। परम सौभाग्य की बात है कि गौर ब्राह्मण समाज आज एक पूरे राजस्थान के अंदर एक मिसाल पेश कर रहा है। एक छोटे से कस्बे के अंदर एक समाज के 3-3 भवन होना बड़े गर्व की बात है। इस गर्व को हम अनुभूत तब कर सकते हैं जब किसी चीज़ का अभाव हो। क्योंकि जब पहला भवन बना था तो आज जो मेरे समाज के जो अग्रजन जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी तपस्या थी, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था और उस संघर्ष का परिणाम से हमारे समाज के सामने पहले भवन ने मूर्त रूप लिया था। और हम सब समाज के लोगों ने मिलकर एकता के साथ जब हम आगे बढ़े तो 1 नहीं 2 नहीं, आज 3-3 भवन हमारे पास है। और इसी प्रकार से अगर हम एकजुटता के साथ सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से अगर हम काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम के अंदर मैं अंबिका प्रसाद जी हारित और वर्तमान अध्यक्ष जयकांत जी बिवाल साहब का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि दोनों अध्यक्षों का युवक संघ को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके कार्यकाल में भी हमारी टीम काम कर रही थी और वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में भी हमारी टीम कार्य कर रही है। जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई, हम सब ने आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से जो भी हमें जिम्मेदारी दी हमने संपूर्ण करने की कोशिश की गई है। फिर भी इतने बड़े प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, किसी को आमंत्रण में कोई प्रकार की अगर गलती है या जो असुविधा आपके सामने आए, इसके लिए मैं झोली फैला के आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। कृपया कोई कमी रही है उस कमी को आप यहीं छोड़ के जाएंगे और अच्छाइयों को अपने साथ लेके आगे जाएंगे। एक बार सभी को सादर प्रणाम। समस्त मंच पे उपस्थित समस्त अतिथियों को मेरा नमन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। अभिनेश जी महर्षि, और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, अभिनंदन हमारे विधायक महोदय का। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा श्री गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिन्होंने सांसारिक जीवन से निवृत्ति ले ली और जिनका नाम भी निवृत्तिनाथ जी महाराज है, समय की पाबंदी इनके जीवन का मूल मंत्र है। और जब व्यक्ति संसार के जो भौगोलिक जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको त्याग देते हैं, उसके बाद में मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करने का ध्येय होता है। और ऐसे व्यक्ति, उनके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम करने से जो आशीर्वाद और जो आपका स्नेह मिलता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा समाज के सभी लोग प्राप्त करके इस समाज के लिए आपके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते रहें।
इसके लिए आपका इस रतनगढ़ की धरती पर बार बार आगमन होता रहे, होता रहता है, लेकिन आगे भी होता रहे, इस प्रार्थना के साथ में निवृत्तिनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे रतनगढ़ के गौरव हैं, जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए एक अमिट छाप छोड़ी है। कांजी स्वीट्स के नाम से जाने जाते हैं, जाने जाते थे, लेकिन जब से गौड़ ब्राह्मण समाज के राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में विजय कुमार जी हरिद्वाल कौन से रतनगढ़ वाले गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, वो विजय कुमार जी हरिद्वाल हैं। इसलिए अब आप ये मत कहना मैं तो हलवाई, हाँ विजय भाई जी, अब आप राजस्थान गौड़ ब्राह्मण समाज के सिरमौर हैं और आप हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय विजय कुमार जी भाई जी, आपकी अपनी धरती के ऊपर मैं एक सेवक के रूप में आपका बारंबार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके ही प्रयासों से, आपके ही दिशा निर्देशों से, आपकी ही प्रेरणा से ये गौड़ ब्राह्मण समाज ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से आपकी बिना प्रेरणा के हो नहीं सकते थे। चाहे अभी गौतम जी भाई साहब की बात कर रहे थे, चाहे अन्य किसी समाज के, जब भी कोई बात आती है तो आपका नाम आदर और श्रद्धा के साथ में लिया जाता है। ये हम सब गौरवान्वित हैं। आज के समारोह में मेरे बड़े भाई साहब पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, और जिनके कारण आज जो कुछ भी हमारा परिवार है, जो कुछ भी छोटी मोटी सेवा कर सकने में सक्षम है, वो महर्षि परिवार की धुरी, जिनके मन में मानव मात्र के कल्याण की भावना, सेवा की भावना, और हमेशा मैं आज इस मुकाम पर भी जो पहुंचा हूं, उसके अंदर आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब का आशीर्वाद और कृपा शंकर भाई साहब की प्रेरणा। जब भी कोई काम होता है, मेरे याद नहीं आता है जीवन में कि मैंने कोई ऐसी बात भी जो नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने कह दिया कि भाई साहब ये काम करना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल डन। ऐसे आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब, आदरणीय रमेश जी भाई साहब, इशारों में बहुत सारी बातें कही, और पता नहीं मैं तो बात कई कर रहा था, लेकिन कौन सी बात की तरफ इशारा करके कहा कि वार्ता के अनुसार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ पद की गरिमा होती है, कुछ मर्यादा होती है, कुछ समाज के मंच की मर्यादा होती है। इसलिए जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ भी मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा निश्चित रूप से आपकी प्रेरणा और आपका बड़प्पन जो है मेरे लिए प्रेरणा होता है। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, जिनके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े होकर के इस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जिनका बहुत ही सारगर्भित तो था ही था, लेकिन जिन्होंने समाज को प्रेरणा दी। अनेक ऐसे विद्वानों का जिक्र किया जिसके कारण ये रतनगढ़ नगरी छोटी काशी के रूप में जानी जाती है। इसमें एक से एक बढ़कर के विद्वान हुए हैं। कुछ विद्वानों का जिक्र इस भूमि के जो भूमि के दाता हैं, जो दानदाता हैं, जिन्होंने समाज के लिए भूमि को समर्पित कर दिया, ऐसे आदरणीय सुधीर कुमार जी चौमाल साहब, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। मैं वर्तमान अध्यक्ष जी की बात करूं उससे पहले पूर्व अध्यक्ष जी का नाम लूंगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रेरक के रूप में रहे हैं। अंबिका प्रसाद जी हारित जब अध्यक्ष थे, तो इनके अथक प्रयासों से, इनकी जो एक विनम्र स्वभाव से, इन्होंने जो चौमाल साहब को निवेदन किया समाज की कार्यकारिणी के साथ में, निश्चित रूप से अंबिका प्रसाद जी हारित साहब, आज ये जो भवन बनकर के तैयार हुआ है, उसके अंदर आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। जयाकांत जी बिवाल साहब, आपने लगातार जिस ऊर्जा के साथ में काम करने का काम किया है, जब आपने कार्यकारिणी के साथ में
ये चार्ज लिया, उसके बाद में एक दिन भी आप, एक घंटे भी आप बैठे नहीं और समाज की सेवा के अंदर जिस तरह से लगे, उसका परिणाम है कि आज हम इस भवन का उद्घाटन कर पा रहे हैं। नीलेश जी कब बूढ़े होंगे मुझे पता नहीं, ये सदा युवा ही रहेंगे क्या? बहुत लंबे समय से युवा का चार्ज इनके पास में है। उषा जी, मातृशक्ति जो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर बैठी हुई है, और उषा जी जब से अध्यक्ष बनी है, निश्चित रूप से मातृशक्ति के अंदर जा जा करके जिस तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बात हो, चाहे समाज हित के अंदर कार्य करने की बात हो, आप बधाई की पात्र हैं कि आपने महिला संगठन को भी बहुत सशक्ति के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो भवानी शंकर जी, जिन्होंने देहात के अंदर हमारे संगठन को, थोड़ा पहले ऐसा माना जाता था कि देहात से कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन जब से भवानी शंकर जी आए हैं उसके बाद में हमारे देहात के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। नरेंद्र सांकृति जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, ये प्रिंसिपल बन गए, लेकिन मैं इस छोटे से नरेंद्र को प्यार से, ये बहुत भावुक आदमी है नीलेश जी और ये नरेंद्र सांकृति जी, मुझे डर लगता रहता है कि ये पता नहीं कब नाराज हो जाएं, इसलिए इन दो व्यक्तियों के सामने मैं सोच सोच करके बोलता हूं। थालोड़ साहब, आप लोग भी आए, आप भी आए, ढेवा जी भी आए, और आदरणीय हमारे बैठे हैं भंडार साहब भी बैठे हैं। तो मैं ये आप लोगों का स्वागत करता हूं कि गौड़ ब्राह्मण भवन के उद्घाटन समारोह में आप सब लोग भी आए। इसका मतलब यह है, मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की कार्यकारिणी को बधाई देता हूं कि आपने सब समाजों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है। ये बैठे हैं यहाँ, इस बात का प्रतीक है कि संकीर्ण विचारधारा के साथ में गौड़ ब्राह्मण नहीं चलता है। विशाल हृदय के साथ में, बड़ी सोच के साथ में गौड़ ब्राह्मण समाज आगे बढ़ता है। और जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने की भावना रखता है, वो आज आप लोगों की उपस्थिति के कारण ये सिद्ध भी होता है। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सुधा जी की उद्बोधन, ओजस्वी वाणी, राज्य स्तर के ऊपर इनको जो है कई मंचों को संचालन करने का अवसर मिला है, लेकिन जिस तरह से आपने अपने समाज के लिए आप काम कर रही हैं, आपका बहुत ही ओजस्वी वाणी के साथ में उद्बोधन, ये जो संचालन है वो हो रहा है। और बहुत आदर के योग्य मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। मैंने आयोजकों का कहा था, पहले कृपाशंकर भाई साहब का कहीं बाहर जाने का विचार था, और वो प्रोग्राम होने के बाद में मैंने इनकी टिकटें बन गई थी, लेकिन मैंने भाई साहब को निवेदन किया कि समाज का प्रोग्राम है और पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो एक घोषणा की थी 11 लाख रुपए की, वो 11 लाख रुपए का चेक आप अपने हाथों से देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय मैं ले जा करके दे दूं। मैं तो रतनगढ़ के लोगों का प्रथम सेवक हूं। आप आज पधार करके जिस तरह से पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य करने के लिए ये दिया है, निश्चित रूप से मैं समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से ये काम हो सका है। मित्रों, मैंने तो ये भी कहा था कि मेरा नाम कार्ड में देने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो परिवार के सदस्य के नाते आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय रमेश जी भाई साहब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के साथ में काम करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम 36 कौम की बात करते हैं, 36 कौम को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं और 36 कौम को साथ में लेकर के चलते भी हैं। मैं दो ही राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, बाबू भाई को तो मैं राजनीतिक मानता ही नहीं हूं, मैं तो ये सामाजिक, न्यायिक, ये अनेक भूमिकाओं के अंदर हैं। लेकिन रमेश भाई जी और मैं दोनों व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ समाज की बात आती है
वहां राजनीति आड़े नहीं आती है। ये दोनों की तरफ से कह रहा हूं। और हमें गर्व है इस बात का कि हमें इस समाज के अंदर जन्म लेने का मौका भगवान ने दिया है। हमेशा ये बात कहता हूं कि सब समाज को साथ में लेकर के चलेंगे। किसी भी समाज का हम बुरा करें ये हमें अधिकार नहीं है। किसी भी समाज के लिए गलत सोच रखें ये हमारा काम नहीं है। लेकिन गौड़ ब्राह्मण समाज के अंदर जन्म लिया है तो सर्वप्रथम ड्यूटी जो है वो सामाजिक स्तर की जो ड्यूटी है वो गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए बनती है और उसके लिए हमें गर्व भी है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है। बात भवनों की आई। निश्चित रूप से रतनगढ़ के अंदर 3 भवन ऐसे बने हैं जिसके कारण हम गौरव का अनुभव करते हैं। और जिस समाज के लिए कहा जाता है कि हम तो मांग करके खाने वाले लोग हैं, इस समाज के लिए यह बात कई बार कई लोगों ने कई जगह कही। लेकिन आज गौड़ ब्राह्मण समाज ने, आज ब्राह्मण समाज ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये रतनगढ़ धरा, ये छोटी काशी, ये मांग के तो खाती है लेकिन ये स्नेह को मांगती है, ये प्यार को मांगती है, ये दुलार को मांगती है। आपका स्नेह, प्यार, दुलार मिले। और राजनीतिक पार्टी के लोग, हम लोग तो सबसे बड़े मांगने वाले आदमी हैं। हमारी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करता है उसकी कोई जाति, धर्म, संप्रदाय नहीं होता है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ करके काम करता है। लेकिन हमारे से बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता है। फालोर जी वोट मांगने ने जामा जना छोटी बड़ी देखांगे, जाति देखांगे, जाता ही सिर भी का पगाम दिया, तो फिर किस बात का घमंड, किस बात का घमंड। हम तो सबसे छोटे व्यक्ति हैं। राजनीति करने वाला व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। समाज के अंदर जो बड़ा व्यक्ति है वो तो विजय कुमार जी हरिद्वार जैसे लोग हैं। वो तो संत समाज के अंदर काम करने वाले लोग, जो समाज के अंदर बड़े हैं, जिन लोगों ने समाज को दिशा दिखाई है, वो तो निवृत्तिनाथ जी महाराज जैसे लोग हैं। हम राजनीति करने वाले लोग बड़े लोग नहीं हैं, हम तो आपके सेवक हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सबसे बड़ा सेवक हूं। और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों का कितना मैं एहसान मानूं, कितना आप लोगों का धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने मुझे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। इससे बड़ा आप मुझे क्या दे सकते हैं। ये मेरी कर्म भूमि है। इस मेरी कर्म भूमि के अंदर कृपाशंकर भाई साहब और मेरा परिवार तो बेशक 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे यदि कोई बात हो जाए तो देर से पहुंचता है, लेकिन मेरा ये वृहद परिवार जो मेरे सामने बैठा है ये पल पल की खबर लेता रहता है। और मेरे दुख तकलीफ के अंदर आप लोग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े रहते हैं। इसी बात का मुझे गर्व है। मैं मित्रों आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि समाज के लिए कभी भी कोई बात हो तो उसके लिए मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके आदेश की पूर्ति करने का काम मैं करूंगा, चाहे कृपाशंकर भाई साहब के सामने मुझे झोली फैलानी पड़े और चाहे समाज के किसी अन्य व्यक्ति के सामने करना पड़े। समाज के पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप आगे बढ़िए, कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को आगे चलना है। एक बात का निवेदन जरूर करता हूं, हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है अंबिका प्रसाद जी हरित और जयाकांत जी बिवाल जैसे अध्यक्षों से, और इनसे भी पहले जो अध्यक्ष हुए उन सब लोगों से। हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी है। हम यदि एक दूसरे की बुराई करके एक दूसरे की टांग खींचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जो समाज ये कहता है कि हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो समाज अग्रणी भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने जो कह दिया उसको करेंगे, उसको करने के अंदर हमें समय लग सकता है। आज यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं जयपुर जाऊंगा पैदल, तो उसको जाने में हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने कह दिया तो उस काम को करना उसका फर्ज बन जाता है। लेकिन उसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। मुझे इस मुबारक मौके के ऊपर आप लोगों ने साक्षी बनने का मौका दिया, इसके लिए समाज का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो समाज
आगे कोई भी योजना बना करके कोई भी कार्य करेगा, उस कार्य में, उस योजना में मैंने आदरणीय कृपाशंकर जी भाई साहब से पूछ करके यह बात बोल रहा हूं कि समाज जो भी आदेश देगा उस आदेश की आगे आने वाली योजनाओं के लिए भी पूरी तरह से महर्षि परिवार और पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट आपके साथ में रहेगा। यही बात कहते हुए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, निवृत्तिनाथ जी महाराज को सुनना है और आदरणीय सभी समाज के जितने भी लोग हैं, गौतम भाई जी की बात करी, चाहे गौतम भाई जी के साथ में पूरी समाज की कार्यकारिणी और समाज के लोगों की बात करी। आप लोगों के अथक प्रयास और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था कि आज हम इस रूप के अंदर इस भवन का लोकार्पण कर पाते। समाज के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से, समय से, उन सब लोगों का मैं समाज का एक छोटा सा सेवक आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समाज के अध्यक्ष जी ने, युवा अध्यक्ष जी ने और संयोजक महोदय ने, तीनों ने क्षमा प्रार्थना की। मेरे समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने क्षमा किस बात की मांगी। ये समाज जो काम करने वाले लोग हैं वो यदि याचना की दृष्टि से और क्षमा प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो काम करता है उससे कुछ गलतियां भी हो जाती होंगी। समाज में आदमी जो अपना समय देता है उससे यदि कोई गलती भी हो जाए तो उसको गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये वैद्य जी बैठे अपने पिताश्री की स्मृति के अंदर इसी तहसील रतनगढ़ के गांव बछरारा के अंदर बहुत भव्य आयुर्वेद औषधालय बना करके अपने पिताजी की स्मृति में सरकार को दान में दे दिया। ये चाहते तो उस धन का और अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग और उपभोग कर सकते थे, लेकिन वो भी आज आयुर्वेद लुप्त होता जा रहा है। आयुर्वेद को जिंदा रखने के लिए और हमारे समाज को कुछ देने के लिए इन्होंने सर्व समाज के लिए वो जो भवन बना करके, औषधालय बना करके दिया। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आगे बढ़िए, काम करिए। क्षमा की कोई बात नहीं है। जो काम करेगा, जो समाज के अंदर, क्षमा तो उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जो लोग समाज के लिए काम नहीं करते हैं। समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपना यदि 1 घंटा भी देता है तो उसने कुछ न कुछ इस समाज को दिया है। इसलिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस मुबारक मौके पर बुला करके जो मान और सम्मान दिया है, मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान वो शक्ति देना कि इसका लाज और इसका मान रख सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। धन्यवाद। हेलो, एक बार मेरे साथ सभी भगवान परशुराम का जयकारा करेंगे। बोलिए भगवान परशुराम की। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में और भामाशाह सम्मान में उपस्थित मंचस्थ सभी अतिथि तो नहीं कहूँगा, सभी विप्र बंधुओं को ही और समुपस्थित सभी रतनगढ़ के गणमान्य जन और माताएं बहनें, वैसे तो भामाशाह का जो सम्मान हुआ है उसको देखने के पश्चात बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। इन भामाशाहों ने हमें एक बड़ी शिक्षा दी है कि बोलो कम करो ज़्यादा। मुझे याद है कि इसी रतनगढ़ क्षेत्र में एक बार भामाशाह सम्मान का एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें मैंने भामाशाह की एक परिभाषा दी थी। शायद
रतनगढ़ के बहुत से लोग उस परिभाषा से परिचित हैं, लेकिन कुछ परिचित नहीं भी हैं। इसलिए क्योंकि देखो समय तो बहुत ज़्यादा गति से भाग रहा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों से एक दो निवेदन करना चाहूँगा। प्रथम बात, एक भवन का निर्माण होना एक बहुत बड़ा संकेत होता है मानव जीवन के लिए, और ये भवन का निर्माण भी ब्राह्मण समाज में होना ये एक बहुत विशेषता रखता है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता अभिनेश जी ने कहा था कि ब्राह्मणों को तो मांग कर खाने वाली कौम माना जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है। ब्राह्मण मांगता नहीं है, ब्राह्मण देता है। ब्राह्मण के मांगने में भी दान है, इसलिए उसको मांगना न कहो, उसको कहो दानी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि ये जो दरिद्र हैं, ये जो भिखारी हैं, इनको आप भिखारी मत समझो। ये भिखारी हमारे सामने आकर के हमें दानदाता बनाते हैं। यदि भिखारी नहीं होता तो दान किसको करते हैं? ऐसे ही यदि ब्राह्मण नहीं होता तो किसको कोई देता? और शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणः सर्वलोकानां महान तो धर्म शेतवः। ब्राह्मण समस्त लोकों में, एक लोक में नहीं, ध्यान देना इस बात को। शास्त्र कहते हैं, ये किसी ब्राह्मण ने कही हुई बात नहीं है, ये शास्त्र की भाषा है। महाभारत में इसका उल्लेख है कि ब्राह्मणः सर्वलोकानां, केवल पृथ्वीलोक में नहीं, स्वर्गलोक में भी, अब यहां तक कि नरक लोक में भी, सब जगह ब्राह्मण ही महान होता है। किस लिए? उसका कारण है कि ब्राह्मण धर्म सेतुः, ब्राह्मण धर्म का सेतु होता है। यही बात ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होता तो इस धर्म की शिक्षा कौन देता? और धर्म की शिक्षा यदि नहीं मिलती तो धर्म ही तो कहता है कि दान करना चाहिए। ब्राह्मण ने मांगा नहीं, ब्राह्मण ने देना सिखाया है कि मैं मांग रहा हूं, तुम दो। जैसे कि एक उदाहरण से लेते हैं हम, एक बच्चा जब चलना नहीं जानता तो उसको चलाने के लिए जो चलाता है वो हमेशा पीछे चलता है, वो आगे नहीं चलता, वो पीछे चलता है। लेकिन किस लिए चलता है? कि जिसको चलाना सिखाना है वो आगे चलना सीख जाए। इसीलिए ब्राह्मण ने मांगना शुरू किया। वो इसलिए नहीं कि वो मांगता है, वो भिखारी है, उसने मांग करके सिखाया है कि कैसे दिया जाता है और कैसे लिया जाता है। दान लेना और देना दोनों ही श्रेष्ठ हैं। दान लेना गलत नहीं है, दान लेना भी श्रेष्ठ है और दान देना भी श्रेष्ठ है। यही ब्राह्मण ने सिखाया है। कैसे देना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, यह भी ब्राह्मण ने सिखाया है। इसलिए इसको भिखारी नहीं समझे। ब्राह्मण सब लोगों में धर्म का सेतु है। और धर्म, आप जानते हैं कि सेतु के दो किनारे होते हैं, एक किनारा इधर होता है, दूसरा किनारा उधर होता है, बीच में सेतु बना हुआ होता है। सेतु ही वो स्थिति है जो एक किनारे से दूसरे किनारे से मिलाती है। ब्राह्मण ही वो सेतु है जो इस पृथ्वी लोक में रहने वाले जीवों को उस ईश्वर तक कैसे ले जाए, उस ईश्वर की कैसे परिकल्पना कर दी जाए, उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करवा दिया जाए, ऐसी विधाएं दी। इसलिए ब्राह्मण सेतु है धर्म का। और धर्म की एक बड़ी विशेषता है ब्राह्मण में जो पाई जाती है, वो है धन त्यागाभिरामश्च। ब्राह्मण धन लेकर खुश नहीं होता, ब्राह्मण तो धन देकर खुश होता है। ब्राह्मण ने कौन सा धन दिया? ब्राह्मण ने लक्ष्मी का दान नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण ने ज्ञान का दान किया, ब्राह्मण ने अपनी हड्डियों का दान किया। और आज यदि दधीची नहीं होते
तो इस पृथ्वी की क्या स्थिति होती, ये भी हम समझ सकते हैं। ब्राह्मण ने दान दिया, लक्ष्मी का नहीं दिया, लेकिन उसने विद्या का दान दिया, उसने सुहृदयता का दान दिया, उसने ईमानदारी का दान दिया, उसने ये बात समझाई कि कैसे त्याग के साथ जीवन जिया जा सकता है। एक सुदामा जिसका कृष्ण मित्र था, और मित्र कृष्ण ऐसा कि जिसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण के पास मांगने नहीं गया। क्यों? इसीलिए कि ब्राह्मण ने सिखाया कि त्याग के साथ हम जी सकते हैं। हम अपने से बड़े कि आजकल तो आप देखते हैं, यदि कोई बड़ा व्यक्ति किसी का मित्र बन जाए तो वो परिचय ही अपने उस मित्र के साथ देता है। जैसे यदि अभिनेश जी के साथ कोई जुड़ा हुआ हो तो वो अपना परिचय जो देगा वो अपने माता पिता के नाम से नहीं, वो देगा कि मैं अभिनेश जी का खास आदमी हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी सुदामा ने यह नहीं कहा कि मेरा कृष्ण इस तरह के महाराजाधिराज है। पत्नी जानती थी, लेकिन सुदामा ने कभी नहीं कहा कि मेरा कृष्ण मित्र है, और मेरा कृष्ण यदि मित्र जैसा कृष्ण जैसा मित्र है तो मैं नहीं जाने कितना महान हूं। कभी नहीं कहा। यही ब्राह्मण की विशेषता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी को ब्राह्मण ने हमेशा ठुकराया है, लक्ष्मी को मांगा नहीं है। आप जानते हैं, एक ब्राह्मण ही वो शक्ति है जिसने जाकर के भगवान की छाती पर लात मारी। किसी और किसी की भी बिसात ऐसी नहीं थी जो भगवान को ललकार सकता है। वो भगवान की उस लक्ष्मी का क्या करेगा भाई? इसलिए इस बात को ध्यान रखना, शक्ति पैदा करनी है तो लक्ष्मी का उपार्जन नहीं। शक्ति यदि पैदा करनी है तो तप कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो संध्या वंदन कीजिए, शक्ति यदि पैदा करनी है तो अपने भीतर ज्ञान का उपार्जन कीजिए, शक्ति यदि आपको पैदा करनी है तो भीतर त्याग लाइए। आपकी वाणी में ओज होना चाहिए। जैसा कि पहले लोग ब्राह्मणों की वाणी से डरा करते थे, अरे ब्राह्मण है इसको कुछ कर न कहो, कहीं मुंह से निकल गया तो वही की वही स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति यदि आप नहीं पैदा कर सकते तो इन लक्ष्मी का क्या करोगे भाई? ये लक्ष्मी तो आने जाने वाली है, ये तो चंचला है, ये किसी के पास ठहरती नहीं है। लेकिन भामाशाहों ने एक बड़ी सुंदर बात कर दी। इन्होंने ये शिक्षा दी है, और मैं कहना चाहूँगा भामाशाह का एक भा जो अक्षर है उसका बड़ा सुंदर अर्थ है। भा का तात्पर्य होता है भार मुक्त। जो व्यक्ति स्वयं भी भार मुक्त हो और दूसरों को भी भार मुक्त कर दे, उसको भामाशाह कहा जाता है। पैसा पास में होना, लक्ष्मी का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लक्ष्मी तो एक आतंकवादी के पास भी खूब होती है, लक्ष्मी तो एक बेबजारी के पास भी बहुत होती है, लक्ष्मी तो ऐसे दुर्दांत डाकुओं के पास भी बहुत होती है। लेकिन क्या लक्ष्मी का महत्व है? लक्ष्मी का महत्व भी तब ही है जब वो किसी भामाशाह के हाथ में आ जाए और वो लक्ष्मी का सदुपयोग करना शुरू कर दे। इसलिए भामाशाह ने हमें यह शिक्षा दी है कि लक्ष्मी का उपयोग कैसे करना चाहिए, और ब्राह्मण से अति सुंदर परिभाषा कोई और नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान रखना आप। इसलिए अपने को कभी भी भिखारी को मत समझना। ब्राह्मण तो राजाओं का राजा रहा है और रहेगा भी, कभी भिखारी नहीं था। आप जानते हैं भगवान भी ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हुआ करते थे। विडंबना तो यह है कि हम ब्राह्मणत्व को खो रहे हैं, इसलिए आज हम कुछ नहीं पा रहे, इसलिए रोना हो रहा है, इसीलिए आप गर्त में जाते जा रहे हैं। शाम होती नहीं कि बोतल खोलने लगे हैं तो कैसे ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे? शाम होती नहीं कि जुआ खेलने के लिए लगे हैं। अरे जुआ खेलने वाले ब्राह्मणों, यदि आपको करना है तो इन भामाशाहों से सीखो और इनसे सीख करके कुछ सदुपयोग में पैसा लगाओ। क्यों अपना जुआ में, व्यभिचार में, क्यों अपने मद्यपान में खर्च करते हो? इसलिए पहली बात तो ये समझने की है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है। लोकार्पण समारोह है और ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया, लेकिन एक सुंदर बात इन्होंने की जो मुझे अच्छी लगी और आपसे भी कहना चाहूँगा। यहाँ ब्राह्मणों का ही सम्मान नहीं हुआ है, यहाँ इतर जातियों का भी सम्मान हुआ है। ये ब्राह्मण की ही विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि जो व्यक्ति क्षुद्र सोच रखता है,
वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और ब्राह्मण ने उसको ठुकराया है। ब्राह्मण ही वो शक्ति है जिसने अन्याय का विरोध किया है और अन्याय का विरोध करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखा है। न केवल इस युग में अपितु अनेक युगों से हम देखते आ रहे हैं। चाहे सतयुग को लीजिए, त्रेता को लीजिए, द्वापर को लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, आप देखेंगे कि ब्राह्मण ने कितना त्याग किया है। अब त्याग की क्षमता रही नहीं, त्याग करना चाहते नहीं, तब तो ब्राह्मण से च्युत हो ही होंगे। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण ही कहता है त्यागात् शांति निरंतरम। ब्राह्मण ने ही कहा है कि इस जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है जीवन में शांति का होना। जिसके जीवन में शांति नहीं, चाहे कितना ही वो धनवान हो, चाहे वो कितना ही लक्ष्मीवान हो, कितना ही बलवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये परिभाषा भी ब्राह्मण ने ही दी है, त्यागात् शांति निरंतरम। त्याग से ही शांति होती है। कैसा त्याग किया ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने किया धन त्यागात् विरामश्च। ब्राह्मण की परिभाषा होनी चाहिए कि वो अपने पास धन का उपार्जन करे। धन का उपार्जन करना आवश्यक है क्योंकि अर्थयुग है, और अर्थयुग में आज वो नहीं रही स्थिति कि सुदामा की तरह कुटिया में आप बैठे रहो और कृष्ण चलकर आ जाएंगे। कोई नहीं आने वाला। करना तो पड़ेगा। क्यों? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना ही होगा, चाहे वो कर्म कैसा भी हो। लेकिन दुष्कर्म को छोड़ करके चाहे कैसा भी कर्म हो, उसके आधार पर धनोपार्जन करना हर व्यक्ति का, हर जीव का कर्तव्य है। लेकिन उपार्जित धन को कैसे उपयोग में लेना है, इसकी परिभाषा तो ब्राह्मण ही बताएगा। और ये भामाशाहों ने इसको बहुत अच्छे से परिलक्षित किया है। और आप लोगों से मैं बहुत इस बात को लेकर बहुत अति प्रसन्न हूँ कि इस भामाशाह सम्मान में न केवल ब्राह्मणों का अपितु जिसने इस भवन के निर्माण में योगदान किया है उनका आप लोगों ने सम्मान किया। इसके लिए मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूं। आप जानते हैं शास्त्र ने कहा है जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः। प्राणियों में जन्म तो सभी का होता है, लेकिन प्राणियों में नर जन्म यानी मनुष्य का जन्म प्राप्त करना अति दुर्लभ है। लेकिन पुंस्त्वम मनुष्य में भी पुरुष होना, और पुरुष के बाद ततो विप्रता, उसके पश्चात ब्राह्मण होना, ये बड़ा दुर्लभतम है। आप लोग तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और आपका पुण्य अर्जित है कि आपने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। और ब्राह्मणोचित यदि आप संस्कार को अपने भीतर समायोजित करते रखेंगे तो वो स्थिति भी बनने वाली है, निश्चित रूप से बन सकती है। जो पहले लोग माना करते थे कि ब्राह्मण की वाणी से हमेशा सरस्वती विद्यमान रहती है, उस सरस्वती का आह्वान, ब्राह्मण कभी लक्ष्मी का आह्वान नहीं करता, ब्राह्मण सरस्वती का उपासक रहा है, लक्ष्मी का उपासक नहीं रहा। और ब्राह्मण ने कभी चाहा भी नहीं। आप जानते हैं परशुराम जी की प्रतिमा आपके सामने है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता है, और जीत करके क्या किया? क्या कभी राजा बने? परशुराम जी राजा स्वयं नहीं बने, उन्होंने सारी पृथ्वी दान कर दी। ये परशुराम जी की इस प्रतिमा से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें धनोपार्जित भी करना है, अपने परिवार का, समाज का पालन भी करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें धन का सही सदुपयोग दान के रूप में भी करना है। और आप लोगों से मैं एक बहुत बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, जिस समाज में एकता नहीं होती, जिस समाज को राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संगठन में शक्ति है और राज्याश्रय में शक्ति है। लोकतंत्र है, यहाँ धन नहीं देखा जाता, यहाँ मुंडियाँ गिनी जाती है। इसलिए इन मुंडियों का हमेशा सदुपयोग किया करें, और यदि आप सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाज आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। समय तो बहुत कम है, इसलिए मैं आज आप लोगों को ज़्यादा नहीं संबोधित कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सभी की इच्छा तो यही थी कि मैं थोड़ा पहले बोलूँ, लेकिन मेरा यही था कि मैं पहले भामाशाहों के दर्शन कर लूँ, क्योंकि ये भामाशाह जो है लक्ष्मीपुत्र हैं, और लक्ष्मीपुत्र जो हैं आप जानते हैं, जो
पुत्र की जब कोई बड़ाई कर दे तो माँ अपने आप प्रसन्न होती है। इसलिए मैंने इनको देख लिया, पुत्रों को, लक्ष्मी पुत्रों को। अभी इनकी बड़ाई हो गई तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी और स्वयं ही आने लगेगी। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन करूं, भवन का निर्माण हुआ है और भवन की घोषणाएं भी हुई हैं, लेकिन ये भवन बन गया, आपने लोकार्पण कर लिया। अब इसके बाद इतिश्री ये कभी नहीं करना है। ये भवन केवल गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का ही नहीं है, ये समस्त समाज का है और समाज में आपको भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। ये आपका दायित्व है। जिन्होंने यहाँ अपना योगदान किया है लक्ष्मी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से, धन के माध्यम से, वो तो सराहनीय कदम उन्होंने उठाया ही है, वो तो सराहनीय हैं ही। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी विप्रबंधु बैठे हैं जिन्होंने कोई अभी तक यहाँ योगदान नहीं दिया। उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जिन्होंने यहाँ और कुछ योगदान नहीं दिया, कम से कम यहाँ आकर बैठे। ये बैठना भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप यहाँ आकर नहीं बैठते तो किसको सम्मानित करते, किसके सामने सम्मानित करते? आपके सामने सम्मानित हुए हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन केवल कार्यक्रम में आप यहाँ आए हैं, इतना ही मत रखना। इस भवन का समुचित उपयोग करना है, इसकी पूरी सुरक्षा करनी है, इसको संरक्षित करना है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा मानते हुए गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का आप अपने तन मन धन से हमेशा सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हरिओम तत्सत। धन्यवाद महाराज श्री। एक बार निवेदन रहेगा। जय श्री परशुराम। आदरणीय मंचस्थ और मंच के श्रीमणि संत श्री, जिनका आगमन आज प्रारंभ में आपने करवाया है, मैं इस अवसर पर आपको ये बताना नहीं भूलूंगा कि संत श्री द्वारा आर्य स्कूल का भी उद्घाटन किया था और वो स्कूल आज अपनी संतुष्टि पर है। आज आपने इस भवन में भी इनका प्रथम आगमन करवाया है, तो मैं समझता हूँ ये भवन भी अपना बुलंदियों पर होगा और खूब प्रोग्रेस करेगा और हर रतनगढ़ के हर कोने में अपना एक भवन होगा और पूरे रतनगढ़ की सेवा हम कर सकें, ऐसी कामना करता हूँ। मंच पर विराजित आदरणीय विधायक साहब, रतनगढ़ के चहेते, आप भी यहाँ रतनगढ़ के विकास कार्यों में खूब सहयोग दे रहे हैं। आदरणीय दादाजी श्री विजय कुमार जी बढ़ चढ़कर अब रतनगढ़ के विकास में भाग ले रहे हैं। आदरणीय कृपा शंकर जी महर्षि साहब, जो अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आप भी यहाँ विराजित है। आपको अवगत करा दूँ कि इस भवन का जब निर्माण शुरू हुआ, बीच में कोरोना काल आया, इसी दौरान मेरी अभिनेश जी से चर्चा हुई कि भाई लगभग 25-30 लाख रुपए हमें और चाहिए और नीचे वाले हॉल का निर्माण, तो इनका ट्रस्ट सहर्ष तैयार था, सिद्धांत ये सहमत थे। इसी तरह मैंने दाऊद सर के इंदौरिया जी से निवेदन किया था, वो भी सहमत थे। इसलिए ये जो भवन था, जो कार्य रुका हुआ था, बजट अपना उस हिसाब से था। आदरणीय भवनलाल जी ने भी हमें 5 लाख रुपए देने का निवेदन किया था, तो लगभग इतना ही बजट बाकी था। पर अब मैं हमारे नए अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी को साधुवाद देता हूं कि इन सब की आवश्यकता ही न करते हुए इन्होंने आम जन से सहयोग लेकर इस भवन को पूर्ण किया। इसके जो भी कार्य बाकी थे करवा, आज यहाँ लोकार्पण तक लाए। मैं इनकी कार्यकारिणी को, अपनी कार्यकारिणी, इनकी क्या होती है, अपनी कार्यकारिणी को और युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वे इसी तरह कार्य करते रहे। मंचस्थ सभी, रमेश जी इंदौरिया, बाबू भाई, सभी विराजित हैं और सभी
रतनगढ़ के विकास के लिए समर्पित है। ये आज के मंच की विशेष ये कहूँगा कि विशेषता है। आगे समय बहुत कम है, ज़्यादा समय मैं ना लेते हुए एक बार आपको कथा के लिए आमंत्रित करता हूँ। मध्य भागवत कथा ज्ञान का आर्या स्कूल में आयोजन रखा गया है 19 से 25 जून का। 1:15 से प्रारंभ होगी, 5:30 तक का समय मैं समाज बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ कि कथा में पधारें, कथा की व्यवस्था देखें और श्रवण का आनंद लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। वो अलग है, यहाँ डोलिये कुएं के पास उपलब्ध है अपने पास, और 8000 दरगज जगह जो सुनारा का कुआं है वहाँ उपलब्ध है। शानदार भवनों का निर्माण या अन्य जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस नए शुभारंभ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर विराजी संत शिरोमणि निवृत्तिनाथ जी और विधायक अविनेश जी और बड़े भाई कृपाशंकर जी, रमेश जी, बाबूलाल जी इंदौरिया जी और अंबिका प्रसाद जी और सुधीर कुमार जी, आज बहुत अच्छा लगा कि तीसरा भवन बन के तैयार हो गया। मेरे को पुरानी बातें याद आती है, जब मिश्रण के मंदिर के अंदर गोड भवन चलता था, जिसमें पूरी तरह बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। उस प्रकार उस टाइम अध्यक्ष आपके दादाजी थे, और जब उनके बाद में गुरुजी ने भाई साहब को अध्यक्ष बनाया तो उनके मन के अंदर आई कि एक गोड भवन, अच्छा गोड भवन होना चाहिए। मैं उस टाइम प्रॉपर्टी का काम करता था, मैं वो चुनीलाल जी वकील। जब हम दोनों भाई खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा, बिजू वो ज़मीन तुम लोगों ने ली है, वो समाज को दे सकते हो क्या? मैंने कहा, भाई साहब ये आप क्या बात बोल रहे हो? मैंने चुनीलाल जी से बात की, मैंने कहा ये ज़मीन अपन को समाज को देनी चाहिए। तो चुनीलाल जी ने कहा, अपनी रजिस्ट्री करवाने के पैसे लगे हैं, वो भी नहीं लेंगे, प्रॉफिट तो लेंगे ही नहीं लेंगे, और रजिस्ट्री कराने के पैसे भी नहीं लेंगे। वैसे उन्होंने उस भवन को बना के खूब मेहनत की, 2-2 घंटे लेबरों से ज़्यादा काम करवाते थे। भर्तियों के ढाणी में जो लेबर रहते थे उनको 2 घंटा वहाँ काम करवा के जीप से यहाँ छोड़ के आने थे। इस प्रकार वो भवन बना। आज तीसरा भवन बना है। पहले तो मेरे मन में ये थी कि कहाँ कैसा भवन बना है, क्या भवन बना है, इतनी जल्दी कैसे बन गया। गौतम जी से बात होती थी, गौतम जी ने कहा मैं लग रहा हूँ। अपने वकील साहब से बात की तो इन्होंने कहा मैं लग रहा हूँ। ज़मीन अंबिका प्रसाद जी ने दिलवाई दी थी, लेकिन आज ये भवन बहुत अच्छे रूप में खड़ा हो गया। इसके लिए मैं सभी कार्यकारिणी को जो इनके साथ कंधे से कंधे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके पास बहुत बड़ा धन है, आपके पास बहुत बड़े धनवान लोग हैं आपके समाज के अंदर, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। उनको पैसे देने की अभी आदत नहीं पड़ी है। जब पिछली बार आया मैं तो गोड भवन में गया तो नीचे में बैठा तो वहाँ गद्दे लगे हुए थे। तो मैंने कहा कितने वर्ष हो गए भवन को बने हुए, अभी गद्दे लगे हुए कमरों के अंदर। मैंने कहा जितने बेड लगते हैं मैं दूंगा, आप बेड इसके अंदर बेड लगाइए। आज वो भवन है, जो उसकी स्पीड देखी है मैंने, वो स्पीड 5 गुना बढ़ गई है, खाली फर्नीचर लगाने से बढ़ गई है। आज ये भवन बन के तैयार हुआ है और सुधीर कुमार जी चौमाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चाहता तो ये कि भी खून के 2 बूंदे बूंदी उनके ऊपर चढ़ाऊँ, लेकिन उनका जो स्वभाव मैंने देखा है वो स्वभाव बहुत ही ठंडा और बहुत ही मानव से अलग स्वभाव है। तो आप आज भी इन्होंने 61,000 रुपये समाज को दिए हैं और इतनी बड़ी ज़मीन दी है। ऐसे धनवान लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, जो मन में उनकी इच्छा है, लेकिन समाज के लोग जाते नहीं हैं। समाज के लोग यदि भी इन्होंने कहेगा पश्चिम में भी बननी चाहिए। विधायक जी
आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी तीन जमीन कुचामण के अंदर अलॉट करवाई है। मैंने अजमेर में गौड़ ब्राह्मण महासभा के नाम से सरकार से अलॉट करवाई है। सरकार के 2 नियम हैं। सरकार के एक नियम होता है कि आप सरकार की ज़मीन लेते हो तो आपको DST के 20% देने पड़ते हैं। यदि आप खरीदते हो तो नॉमिनल रेट जो वहाँ की रजिस्ट्री रेट होती है उससे ज़मीन 2-3 महीनों में अलॉट हो जाती है। और जो आज DLB के डायरेक्टर है वो भी हमारे समाज के आदमी है और बहुत अच्छे आदमी हैं। 2-3 महीने में अंदर ज़मीन लौट गई। पश्चिम की जब बात कौन से तरफ की बात आई है, अभी वहाँ जगह खाली है, वहाँ भी गोड भवन बनना चाहिए। तो वहाँ तो ऐसा गोड भवन बनना चाहिए कि आपको 5-6 बीघा ज़मीन लेके बच्चों की लाइब्रेरी भी हो, बच्चों का पढ़ने का भी हो, बच्चों का खेलने का भी हो। और इसमें जो सहयोग आ मैं पूरा आगे होकर आपको सहयोग करूँगा। जैसे भी तन मन धन सरकार के पास जाना होगा वहाँ भी जाऊँगा। और अविनेश जी अपने साथ है। अविनेश जी एक बड़ा काम करवा दीजिए, आगे का समय आपको खुला मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समाज आपके साथ हो जाएगा। और तो बहुत बातें हैं। अभी जो अंबिका जी में भी मन परिवर्तन हुआ है, बोलना नहीं चाहिए मेरे को, मैं बोल सकता हूँ इसको। मन परिवर्तन हुआ है। अभी गया जी जाके आए हैं, अभी भागवत करा रहे। मैंने कहा यार अंबिका तू कब से सुधर गया और भागवत करा रहे हैं। मैं अभी देखा तो अशोक सम पूरा एरिया भरा हुआ था पोस्टरों से और से। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर का एक आदमी ये इतने बड़े बड़े काम करवा रहा है। अभी 25-21 दिन गया जी भी रह के आए हैं। तो ये सब बातें हैं, ये समाज की बातें हैं। और गौतम जी ने में और अध्यक्ष जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है। ये गौतम जी में शरीर में जान नहीं है, 75 साल के हो गए, लेकिन सशीत लेके और काट रहे, आज उसको पकड़ रहे, आज उसको पकड़ रहे। मैं मामा जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ, मंच पे बैठे लोगों को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात, आपने इस पूरे भवन के लिए जमीन प्रदान की है, 2 कक्ष निर्मित करवाए हैं, बर्तन पंखे ना जाने कितनी सारी चीज़ें भवन के लिए उपलब्ध करवाई है। इन सब बातों के लिए, साधुवाद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सुधीर कुमार जी चौमाल साहब के लिए। भगवान परशुराम को नमन करते हुए श्री श्री 1008 संत शिरोमणि के चरणों में 3 कमरे और मंच पर विराजमान समस्त महानुभूतियों को नमन करते हुए और प्रत्यक्ष जो सामने विद्वत जन बैठे हुए हैं उनके चरणों में नमन करते हुए और मेरे से छोटे बच्चे बालकों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए मैं कुछ शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य की गड़बड़ी होने की वजह से मैं अधिक समय तो नहीं ले सकता, पर कुछ चंद शब्दों में आपके सामने मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। रतनगढ़ की धरा जो कि विश्वविख्यात है, इसमें ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जैसे चतुर्थी लाल जी तामड़ात। आप श्री ने अनेकों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कलकत्ता, अयोध्या हर क्षेत्र से इनका सम्मान किया गया था। और इसके पश्चात इसी भूमि में नंदलाल चौमाल पैदा हुए हैं जिन्होंने 100 वर्ष का पंचांग पूर्व में ही लिख दिया था। यहाँ के शास्त्रों के, यहाँ के इतिहासकारों के मस्तिष्क में ये बात प्रकट ही नहीं हुई और कभी भी किसी पेपर में या कभी पुस्तक में ऐसा देखा ही नहीं गया। इसके पश्चात विद्याकंठ की इस क्रम के अंदर रामदास जी गुरु जी और मोटाराम जी ऐसे महान गुरु पैदा हुए हैं इस धरती पे जिन्होंने विद्याकंठ की के आधार पर यहाँ शिक्षा का प्रचार किया। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेशों की परवाह नहीं की। आज उनके शिष्य पूरे विश्व के अंदर व्यापार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पंडित कृष्ण चंद्र जी तिवारी
जो कि संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। आपने शिष्य परंपरा को रतनगढ़ में गति प्रदान की। इस शिष्य परंपरा को विष्णुदत्त जी शास्त्री ने रतनगढ़ के गौरव में शिष्य परंपरा को व्यक्त किया है। उन्होंने एक पंडित का नाम और भी लिखा है जिसका नाम था नथमल शास्त्री। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो आज काशी के उपकाशी के नाम से रतनगढ़ को पुकारा जाता है। वास्तव में रतनगढ़ उपकाशी नहीं बल्कि काशी के तुल्य है। आज नथमल जी शास्त्री की पुस्तक पर काशी के विभागाध्यक्ष संस्कृत के सानिध्य के अंदर पीएचडी हो रही है। ऐसे विद्वान इस जगह पर पैदा हुए हैं। और सामान्य विद्वान की मैं बात क्या कहूँ, एक मातृभूमि मोइलों के इतिहास पे लिखी गई है, उसके ऊपर शोध कार्य राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहा है। और अगर आप राजस्थानी भाषा की ओर देखें तो भाई किशोर कल्पनाकांत जी, रामदत्त जी सांकृत्य और वर्तमान में एक ऐसा कवि राजस्थानी भाषा का रतनगढ़ में पैदा हुआ है जिसका नाम है सज्जनलाल वैद। वो किसी भी आकृति को देख करके, संत शिरोमणि यहाँ पर विराजमान हैं, इनकी आकृति को देख करके वो जो सज्जन कुमार जी वैद्य हैं, वैद्य नहीं वैद, वो उनकी आकृति को इस प्रकार से दो में व्यक्त करते हैं राजस्थानी, जो आज तक मैंने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं देखा जो रतनगढ़ की धरती के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि परोपकार का भी कार्य भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हो रहा है। गौड़ सेवा समिति ने सभी दिशाओं के अंदर भवन का निर्माण कर दिया है। सिर्फ एक दिशा बाकी है जिसे पश्चिम दिशा के नाम से मैं जानता हूँ। उस दिशा में वर्तमान अध्यक्ष से और यहाँ के गौड़ ब्राह्मण समाज से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि शीघ्र अति शीघ्र वर्तमान अध्यक्ष को चाहिए कि वो इस दिशा के अंदर भी एक इस प्रकार के भवन का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण करें। और मैं उनसे अर्ज यह भी करता हूँ कि उस दिशा में मेरा एक बहुत बड़ा प्लाट है, उन्हें और अच्छा प्लाट मिल जाए तो लें, अन्यथा प्लाट की भी व्यवस्था हो जाएगी, मेरा ऐसा विश्वास है। किंतु आप सभी लोगों के सहयोग की पूर्ण उपेक्षा है, तब ही गौड़ सेवा समिति का उद्देश्य पूर्ण होगा, आज तक अपूर्ण है। एक मेरे दिल में कुंठा है, मैं मेरे समाज के अंदर रखने में भयभीत नहीं होता। वो कुंठा ये है कि विधायक महोदय ने अपने वेतन में से इस भवन के लिए क्या दिया है, मैं ये उनसे स्वयं से जानना चाहता हूँ। ये मेरी भावना है। और अब दूसरी ओर इस भूखंड में इस यायावर भूखंड पर अनेक योनियाँ उत्पन्न हुई हैं, अर्थात 84 कोटि योनियों का जन्म हुआ है। उनमें सार्थकता सिर्फ मनुष्य योनि की है, अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, करने की क्षमता नहीं होती, जबकि इस योनि में सभी प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति धनोपार्जन करने के पश्चात कुटुंब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात अगर वह समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से अगर कोई कार्य करता है, उसके तुल्य कोई इंसान हो नहीं सकता। और दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी को परोपकार करने के लिए प्रेरणा दे, ऐसा इंसान न तो मैंने भगवान को देखा है न खुदा को देखा है, परंतु पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद को देखा है, जो कि
इस प्रकार की प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये इस भवन की भूमि, चंद चांदी के टुकड़े जो मेरे पास में थे, मैंने समाज को अर्पित किए। आज भी मैं 61,000 का चेक पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद को पेश करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह चेक वो वर्तमान अध्यक्ष को प्रदान करें, क्योंकि दोनों अध्यक्षों के संयोग से ही इतने सुंदर भवन का निर्माण हुआ है। जय हिंद। हमारे बीच सम्माननीय और जिन्होंने मोह माया से विरक्ति प्रदान कर ली और संन्यास ग्रहण करके पूरे भारत में मनुष्य मात्र को सद्मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले सम्माननीय निवृत्तिनाथ जी कृष्णा महाराज साहब, आपको प्रणाम। सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राजस्थान गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री विजय कुमार जी हरिद्वाल साहब, आदरणीय कृपा शंकर जी भाई साहब, और इस भूमि को दान करने वाले और इस सारी भवन की रूपरेखा जिस पे आप और हम सब आज यहाँ बैठे हैं, सम्माननीय सुधीर जी सोमाल साहब, और जिनको आप सब ने मिलकर राजस्थान की विधानसभा के घेरे में भेजा, सम्माननीय विधायक अभिनय जी महर्षि जी, और पूर्व हमारे इस समाज के अध्यक्ष और जिन्होंने इस भवन में अपनी नींव रखी और काफ़ी काम इन्होंने करवा दिया था। उसके बाद में दूसरी कार्यकारिणी बनी और उन्होंने बाकी का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो करवाया। सम्माननीय अंबिका जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय जयकांत जी और गौतम जी महर्षि, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के युवा अध्यक्ष भाई नीलेश इंदौरिया जी, महिला संघ की अध्यक्ष उषा शर्मा जी, और ग्रामीण क्षेत्र से हमारे अध्यक्ष भवानी शंकर जी, और आपके समाज के इस हमारे समाज के संरक्षक भाई संतोष बाबू इंदौरिया, उपस्थित तमाम बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथियों, मातृ संगठन, परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच संत श्री निवृत्तिनाथ जी के सानिध्य में हमने इस भवन का लोकार्पण देखा, तो हमारे लिए बड़ा सुखद समय है। सामाजिक रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रतनगढ़ में हर व्यक्ति अपने समाज के प्रति सजग और सतर्क है।
और उसके परिणाम भी आपके सामने आते हैं। समाज के जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इस भवन में अपना सहयोग, अपनी धनराशि बचा कर दी, वो सब साधुवाद के पात्र है। ये सामाजिक काम है। और अभी मैं अभिनय जी से बात कर रहा था, कोई राजनीति की बात तो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अभिनय जी, आपके वार्ता के अनुसार आपने जो कहा उसके मुताबिक मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपने पिता श्री बद्री प्रसाद जी ट्रस्ट से समाज को 11 लाख रुपए दिए। आदरणीय भाई साहब, इनका तो आशीर्वाद है ही, इनके आशीर्वाद के बगैर अपने पास क्या है। कृपा शंकर जी भाई साहब, इनके आशीर्वाद है, तभी तो हम सब, हमारे बड़ों का आशीर्वाद के बगैर हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। और समाज के जितने भी बंधु यहाँ बैठे हैं, समय समय पर जब भी कोई सामाजिक व्यवस्था में आपसे समाज के लोग आकांक्षा और आशा रखते हैं, और आप सब लोग यथाशक्ति उसको पूर्ण भी करते हैं, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए जय श्री परशुराम। और आज के इस गौड़ ब्राह्मण समाज के नए भवन के निर्माण लोकार्पण समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन संत श्री निवृत्तनाथ जी महाराज के श्री चरणों में जय श्री नाथ जी, जय श्री प्रणाम। मंच पर आसीन मेरे सभी अग्रज आदरणीय, मैं चूँकि समय कम है इसलिए सभी को संबोधित नहीं करूं तो कोई बुरा न माने, एक बार बार रिपीटिशन होगी, इसलिए मैं सभी मंच पर आसीन सभी अतिथियों का अभिनंदन और प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। चूँकि पूर्व युवक संघ अध्यक्ष और संयोजक महोदय ने सभी को आसीन संबोधित किया। चूँकि ये भवन जो आज इस भव्य विशाल व्यवस्था के अनुसार निर्मित हुआ है, ये श्री सुधीर जी चौमाल जी ने अपनी माता पिता की स्मृति में भवन जमीन दान दी, और पूर्व अध्यक्ष श्री अंबिका जी प्रसाद जी ने अपना जो सपना संजोया और पूर्ण मेहनत की, उसी मेहनत और लगन का परिणाम है कि वो हमारे इस नई जो कार्यकारिणी समाज के द्वारा सौंपी गई, उसमें इस कार्यकारिणी द्वारा उसको परिणति दी गई है। समाज में जो भी सहयोग देते हैं, भामाशाह होते हैं, उन सभी का सम्मान होता है, उन सभी का अभिवादन है। उन्हीं सभी के सहयोग से आज ये समाज का भव्य भवन बन के तैयार हुआ है। आज इस भवन के निर्माण और समाज में योगदान देने वाले सभी भामाशाहों, युवक संघ, महिला संघ, देहात इकाई, सभी का मैं तहे दिल से अध्यक्ष होने के नाते अभिवादन और सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास करते हुए पूरी कार्यकारिणी को एक साथ लेकर एकजुटता से जो परिचय दिया, और उसका परिणाम इन 12 महीनों में ही प्राप्त हुआ है। समाज को इन 12 महीनों में आप सभी के सहयोग से करीबन 35 लाख रुपए थोड़ी थोड़ी राशि को संयोजते हुए सभी से प्राप्त हुई है। ये एक समाज के लिए और समाज के दानदाताओं, महामाशाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने समाज में विश्वास किया है और समाज को एक अपनी अमिट छाप दी है। ब्राह्मण हर वर्ग का नेतृत्व करता है और देखा जाए तो ब्राह्मण अग्रणी भी होता है, और गौड़ ब्राह्मण समाज का ये शायद मेरे हिसाब से बीकानेर संभाग में तीसरा भवन रतनगढ़ में ही है, बाकी और जगह नहीं है। इसलिए ये रतनगढ़ की धरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूँकि ये भवन यहाँ सभी के हितों में काम आएगा, सभी वर्गों को काम आएगा, केवल यही नहीं है कि अपने समुदाय के लिए है। इस एरिया में या इस क्षेत्र में इस भवन की महती आवश्यकता थी, और उस महती आवश्यकता को सुधीर जी ने
भूमि दान देकर और श्री अंबिका प्रसाद जी ने उसकी नींव रखकर जो परिणति दी, वही उसका परिणाम है कि आज इसका लोकार्पण हुआ और आप सभी इसके साक्षी हैं। इस भवन निर्माण के समय में कार्यकारिणी में हम सब ने मिलकर जो साथ दिया, श्री गौतम जी महर्षि जी जो कि दिन रात एक करके लगे रहे, श्री राजकुमार जी, श्री वासुदेव जी, श्री वैद्य लक्ष्मीनारायण जी, वैद्य लैला लाटा जी, श्री कैलाश जी यात्रे जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री परशुराम जी, श्री कन्यालाल जी, श्री बाबूलाल जी, श्री ओम प्रकाश जी शांखोलिया जी और श्री सुरेंद्र जी हरित, श्री भजनलाल जी इंदौरिया जी, श्री आत्रेय परिवार जो भी हैं, उनके अलावा श्री देहात से भवानी शंकर जी, श्री जगदीश जी धड़ जो देहात से हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है साथ में। इसके अलावा और भी जिन भामाशाहों ने इस समाज में इस व्यवस्था को बनाने में और सहयोग दिया, उन सभी का मैं आभार और प्रकट करता हूँ। इस भवन की जो नींव जिस हिसाब से रखी गई थी, वास्तव में अलोकनीय, अपूर्णीय, और इसको देखकर सभी को आनंदित होते हैं। और मैं तो स्वयं इसको देखकर खुद को आनंदित महसूस करता हूँ कि आज समाज के इतना बड़ा गौरव और समाज को प्राप्त हुआ है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी ने जो समाज को सहयोग दिया है, और भूलवश मैं अगर किसी का सम्मान या नाम लेने से रह गया हूँ, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने युवक संघ ने सभी ने मिलकर पूर्ण रूप से सभी समाज में एकजुटता लाने का प्रयास किया है, सभी को साथ रखने का प्रयास किया है। और भूल अगर हो गई हो, किसी को आमंत्रण नहीं मिला हो, तो जैसे नीलेश जी ने कहा युवक संघ ने, वैसे ही मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे कारण से इन 12 महीनों के कार्यकाल के दौरान समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति या समाज के पदाधिकारी या कार्यकारिणी या संघ द्वारा या मेरे द्वारा यदि कहीं कोई भी आहत हुआ हो या किसी वाणी से या कर्म से, तो मैं उन सभी के इस 12 महीने के कार्यकाल के दौरान क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आपने जो सहयोग दिया है वो वास्तव में आज अनुकरणीय है और उसकी परिणति आपके सामने है। इस भवन के निर्माण के बाद में इसमें कुछ व्यवस्थाएं, जैसा कि श्री अंबिका प्रसाद जी ने कहा और श्री सुधीर जी ने भी कहा कि पश्चिम में तो वास्तविक रूप है, पूर्व अध्यक्ष जी के कार्यकाल में पश्चिम दिशा की ओर जमीन समाज को 8,200 करीब, यानी 1 बीघा से ज़्यादा 8,200 दरगाह ज़मीन श्री चाकलान परिवार द्वारा दी जा चुकी है। और शीघ्र ही यदि समाज में इसी तरह से सभी का सहयोग रहा तो जल्द ही उस भूमि पर भी समाज का एक भव्य भवन अच्छा सुंदर तैयार होगा। और मेरी दूसरी आशा है कि जो धोलिया कुएं के पास ज़मीन हरिद्वार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी गई है, उसी पर भी एक सुंदर निर्माण किया जाए भवन का, लाइब्रेरी का या किसी चिकित्सालय का, वो जैसा कार्यकारिणी या समाज निर्धारित करे, क्योंकि दोनों भूमि समाज के पास पूर्व अध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी के कार्यकाल में आई हुई है। और आप सभी ने पधारे, आप सभी का आभार। भविष्य में आप ऐसे ही समाज हित में सहयोग देते रहें। विशेष आभार जिन्होंने विश्वास करते हुए समाज को जो सहयोग दिया, और बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री कृपा शंकर जी अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने भी आज इसको परिणति दी और हमारे को जोश दिया है, उत्साह दिया है कि हम समाज में प्रेरणा बने, समाज में सहयोग के लेते रहें। आप ऐसे ही सहयोग देते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।